नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने की घंटी को दबा दीजिए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोज का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, क्या आरएसएस के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है? क्या राहुल गांधी के सामने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत घुटने टेक चुके हैं? क्या जातीय जनगणना का प्रश्न इतना बड़ा हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मान लेती है और ईमानदारी से करवाती भी है जनगणना तो उसे वोट मिलेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको परत दर परत खोल करके बताएंगे कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना बौखलाए हुए हैं राहुल के मास्टर स्ट्रोक से। राहुल गांधी विपक्ष का नेता 2024 में बन गए हैं और यह देश चाहता है कि वह अगले टर्म में, चाहे वह टर्म मध्यावधि चुनाव का हो या 2029 का हो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश की जनता, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के लोग सोच चुके हैं। जिस जातीय गणना की बात पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई है और हर जगह चर्चा हो रही है कि जातीय कार्ड के मास्टर स्ट्रोक से क्या राहुल गांधी सफल हो पाएंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ताच्युत कर पाएंगे? इस पर चर्चा हो रही है और जातीय जनगणना के पक्ष में ओबीसी के अंदर जो चेतना बढ़ रही है वह भी गौरतलब है। फरवरी 2024, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, राम मंदिर बनने और उसके उद्घाटन के बाद फरवरी में एक सर्वे कराया गया था जिसमें 49% ओबीसी के लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है और जो कुछ उन्होंने कहा वह देखने में भी आया कि हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा पीछे रह गया और जातीय गणना और संविधान का मुद्दा बड़ा हो गया। तो राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है वह बड़ी तो हुई 2024 के चुनाव में, लेकिन इतना बड़ी नहीं हुई कि उन्हें प्रधानमंत्री या इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता को प्रधानमंत्री बना सके। लेकिन उस लकीर जो भी सफलता मिली उससे राहुल गांधी नेता विपक्ष तक पहुंच गए हैं और नेता विपक्ष को शैडो ऑफ पीएम माना जाता है, प्रधानमंत्री की परछाई माना जाता है। तो आज वह परछाई है, कल वह प्रधानमंत्री होंगे। इसी डर से आरएसएस ने दूरदर्शिता पूर्वक मान लिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जो मैंने अभी बताया कि 49% ओबीसी के लोगों ने फरवरी में कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अगस्त 2024 यानी पिछले महीने जब सर्वे हुआ तो उसमें निकल करके आया कि 74% लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। और हम कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सोच बनाई है, अपने मुद्दे पर वह टिके रहे तो 6 महीने के अंदर ओबीसी जनगणना की वकालत
इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी 90% करने लगेंगे और जिस दिन 90% हो जाएंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी का टिक पाना, आरएसएस का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस के 100 साल अगले साल पूरे हो रहे हैं। इन 100 सालों में जो उसकी सोच थी, जो उसका एजेंडा था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान को बदल करके मनुस्मृति लाना और कई हैं, 370 था और आपका राम मंदिर का मुद्दा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था। तो इसमें 2 मुद्दे तो कारगर हो गए। 2014 से 24 तक 370 भी हटा और मंदिर भी बना। लेकिन आरएसएस का जो मुख्य मुद्दा आरएसएस चाहता था, आरएसएस का गठन ही इसलिए हुआ था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और उस हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले संविधान बदलना जरूरी, प्रजातंत्र को बदलना जरूरी और मनुस्मृति को लागू करने के लिए पूरे देश में मानसिकता बनाना जरूरी था। और आरएसएस यह उम्मीद कर रहा था कि 2014 में जब आरएसएस की कहें या बीजेपी की सरकार आई है तो 10 सालों में यानी 2025 तक 11 सालों में भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा और संविधान हटा दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। लेकिन आरएसएस का यह सपना बुरी तरह से धराशायी हो गया और अब जब राहुल गांधी ने जातीय गणना, सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाया है तो यह ऐसा यक्ष प्रश्न बन करके आरएसएस और बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है कि इसे कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी ने जिस मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से लगभग 1 साल से ओबीसी का मुद्दा उठाया है और हर रैलियों, हर सम्मेलनों में इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया है। और आज भी राहुल गांधी अगर इलाहाबाद में संविधान सम्मेलन में कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना, ओबीसी हक अधिकार सुनिश्चित नहीं करेंगे तो अगला प्रधानमंत्री करेगा। और इस बयान के बाद ही आरएसएस हिल गया और आनन फानन में उसने अपनी केरल की बैठक, केरल के पलकप्पम में बैठक सुनिश्चित किया और उस बैठक में राहुल गांधी 3 दिनों तक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक छाए रहे और बैठक खत्म होने के बाद सुनील अंबेडकर, जो कि प्रचारक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं आरएसएस के, निकल करके सामने आते हैं तो तमाम अन्य मुद्दों को नहीं बल्कि राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी को एक तरह से चुनौती देने का काम करते हैं कि मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इससे समाज की अखंडित समाज नहीं रह जाएगा, समाज को टूटने, एकता भंग होने का डर है। तो जिस मुद्दे को उठा करके सुनील अंबेडकर ने राहुल गांधी को घेरने का काम किया, हम समझते हैं कि आज इस देश के लोग सुनील अंबेडकर और आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं कि जातीय गणना करने से कैसे राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुंचेगी, राष्ट्र किस तरह से एकात्मकता खंडित होगी, यह समझ में नहीं आ रहा। जातीय गणना से तो सामाजिक न्याय की अवधारणा, जो कि संविधान की अवधारणा है, वह बलवती होगी
और जब जनगणना हो जाएगी तब पता चल जाएगा कि इस देश में अधिकांश ओबीसी की आर्थिक स्थिति, उनकी माली स्थिति, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, कितनी गरीबी और जहालत में वह जिंदगी गुजार रहे हैं और राष्ट्र के मुख्य धारा में आने की बात दूर, 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो जो लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, क्या वह इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वह 140 करोड़ में नहीं शामिल हैं? अगर शामिल हैं तो उनके साथ न्याय होना चाहिए और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने लगभग 55 सालों तक राज किया और जातीय कार्ड नहीं खेला, आरक्षण नहीं दिया, समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर के कोई भी काम नहीं किया, अब कांग्रेस बदल गई है और राहुल गांधी के नेतृत्व में आ गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व के पहले आरएसएस के मानसिकता के लोग कांग्रेस में शामिल थे। ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के लोग जो आज बीजेपी में हैं, वह कांग्रेस में थे और कांग्रेस में जब ब्राह्मणवादी सोच हावी थी तो सामाजिक न्याय का प्रश्न ही नहीं उठ सकता, ओबीसी जनगणना का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कलेवर को बदल करके ओबीसी एससी एसटी पर केंद्रित कर दिया है, इस देश के वंचित शोषित गुलाम अस्पृश्य अछूत लोगों के उत्थान की बात करना शुरू कर दिया है, उनकी यह बात देश को समझ में आ रही है और ओबीसी एससी एसटी में चेतना इतनी बढ़ गई है कि अब 74% लोग चाहने लगे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ओबीसी गणना हो, ओबीसी को उनका हक अधिकार मिले। और यह आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय CSDS ने सर्वे किया था। उस सर्वे से पता चला कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ 32% लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और 36% लोग राहुल गांधी को देख रहे हैं। और जो कुछ आंकड़े वहां से आए चुनाव के बाद, जीत के आंकड़े और सीटों के आंकड़े, उसमें जो सर्वे हुआ था उसकी ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। तो आज देश दो राहे पर खड़ा है। एक राह सामाजिक न्याय की ओर जा रहा है और दूसरा राह कट्टर हिंदुत्व की ओर जा रहा है। कट्टर हिंदुत्व और समरसता का नाम लेने वाले आरएसएस के लोग बैकफुट पर आ गए हैं राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के सामने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के सामने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत घुटने टेक चुके हैं और इसीलिए केरल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जातीय गणना होनी चाहिए। पिछले 100 सालों में कभी भी आरक्षण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संविधान को बने रहने के बारे में आरएसएस ने विचार नहीं किया, बल्कि इसके खिलाफ विचार किया और संविधान को जलाया भी जंतर मंतर पर। और जब संविधान बना था उस समय भी संविधान को जलाया था। सामाजिक न्याय और आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग शुरू से रहे हैं। लेकिन आज जब देख रहा है संघ कि अगर हम सामाजिक न्याय की दिशा में राहुल के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म कर देंगे राहुल गांधी,
बीजेपी का भी अस्तित्व खत्म कर देंगे राहुल गांधी। एक बार अगर 74% लोग जो चाहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, अगर 74% वोट कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिल गया तो यह बहुत बड़ा जंग होगा और शायद आज तक किसी भी पार्टी को इतना वोट नहीं मिला है। इसी हादसे के डर से अगर संघ झुका है, अपनी 100 साल की सोच को, अपने एजेंडे को, अपने संविधान, आरक्षण और हिंदू राष्ट्र के फार्मूले को छोड़ करके अगर राहुल गांधी की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो हम समझते हैं कि यह संघ की नहीं, बीजेपी की नहीं, राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी ने आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी जनगणना का मुद्दा की लकीर इतनी बड़ी कर दी है कि राहुल गांधी के इस लकीर को आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या दुनिया की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता सुख भोग चुके हैं। अहंकार, तानाशाही रवैया और जिस ढंग से पूंजीवाद, पूंजीपतियों का विकास किया है और इस देश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट किया है, इस देश में जितनी बेरोजगारी 2014 के पहले थी उससे कहीं ज़्यादा है। 2014 की तो बात छोड़िए, पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी नहीं रही है उतनी आज। इस देश में महामारी के दौरान आज़ादी के बाद शायद सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। 47 लाख से ज़्यादा मौतों का आंकड़ा WHO ने पेश किया है कि भारत में कोविड के दौरान इतनी मौतें हुई हैं। किसान आंदोलन में 750 लोग मारे जाते हैं और इस तरह से मौतों का सिलसिला इतना ज़्यादा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां भी उसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। जिस प्रधानमंत्री के राज में ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं मिल पाया और इसकी वजह से तमाम मौतें हुई हैं, वह प्रधानमंत्री अगर कारपोरेट को 16 लाख करोड़ से ज़्यादा कारपोरेट के जेब में डाल देते हैं तो आप समझिए कि इस देश के गरीबों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2014 तक प्रधानमंत्री थे, उनके समय में जो जीडीपी थी उस जीडीपी तक आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं पहुंच सकी है और फर्जी आंकड़े लेकर के आ जाती है जिसका आए दिन खुलासा होता रहता है। और नरेंद्र मोदी फर्जी आंकड़ों के मामले में कितना सिद्धहस्त हैं उसे भी इस देश ने देखा है कि कितने झूठ, कितने जुमले बोले। और अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। कोई विश्वास करेगा कि 3 साल में 8 करोड़ रोजगार इस देश के लोगों को मिला हो, नौकरियां या काम धाम करने का अवसर मिला हो? कतई नहीं। इसी तरह से प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को, जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें अमीर बनाया गया है, गरीबी रेखा के बाहर लाया गया है, तो इस पर भी कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखना पड़ रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ, जुमले, अहंकार और तानाशाही रवैये की असलियत सामने आ गई है और इसके खिलाफ राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है वह यक्ष प्रश्न बन करके खड़ा हो गया है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से जातीय जनगणना की बात आरएसएस ने मान ली है और मानने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि इसका उपयोग राजनीति में या चुनाव में नहीं होना चाहिए,
हम कहते हैं कि चुनाव में उपयोग क्यों नहीं होगा। राहुल गांधी कोई संत सन्यासी नहीं है, वैसे संत सन्यासी भी आजकल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो राहुल गांधी कोई संत सन्यासी नहीं है जो कि राजनीति करेंगे और इस देश के बड़े मुद्दे को छोड़ देंगे और उस मुद्दे से फायदा उठाने, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। राहुल गांधी तो न्याय का सवाल, सामाजिक न्याय का प्रश्न उठा करके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हिंदू मुस्लिम करके समाज और देश को बांटने और जिस तरह से घटिया राजनीति करने का नमूना पिछले 10 सालों में पेश किया है, वह तो बहुत ही ज़्यादा घिनौना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करते हैं और बीच गंगा में खड़े होकर के कहते हैं कि हम जिस दिन हिंदू मुस्लिम करेंगे सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह जाएंगे, और दूसरे दिन जब वह रैली संबोधित करने जाते हैं तो मंगलसूत्र भैंस खोल के ले जाना और मुजरा कराने और तमाम इस तरह के हेट स्पीच देते हैं जिसके ऊपर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता है। अगर यही बात राहुल गांधी कहते तो शायद राहुल गांधी को जेल में डाल दिया गया होता, तुरंत संज्ञान लिया होता, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता और चुनाव आयोग भी संज्ञान लेता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने को ईश्वर का अवतार मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, अपने मां के गर्भ से नहीं पैदा हुए बल्कि प्रकट हो गए, स्वर्ग से चल करके मृत्यु लोक में आकर के प्रकट हो गए और उन्हें वरदान मिल गया है कि वह हमेशा हमेशा इस देश में प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दंभ अहंकार कम नहीं हो रहा है और जिस तरह से इन्होंने ईश्वर के ऊपर अपनी अवधारणा को पेश किया है, संघ इससे भी नाराज है और वह नरेंद्र मोदी को सिर्फ इंसान मानता है और एक असफल इंसान मानने लगा 4 जून के बाद जब रिजल्ट आए 2024 के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें लगता है कि अब आरएसएस इनकी छुट्टी करने वाला है, रथ के घोड़े को बदलने वाला है, क्योंकि यह घोड़ा बुढ़ा भी हो गया है, थक भी गया है और उसके बावजूद उसके अंदर का अहंकार, अहम और तानाशाही प्रवृत्ति नहीं जा रही है। अब 4 राज्यों के चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो 1 साल 6 महीने पहले से उस राज्य में, चुनावी राज्य में जाकर के भाषण दिया करते हैं, लोगों का दिल छूते हैं, जुमले छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद चुनाव जीत लेते हैं। लेकिन 4 राज्यों के चुनाव में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी जगह रैली या सम्मेलन नहीं किया। उन्हें पता है कि उनकी हार होने वाली है। अगर वह प्रचार करेंगे तब भी हार होगी, नहीं प्रचार करेंगे तब भी हार होगी। बगैर प्रचार किए अगर हारते हैं तब प्रधानमंत्री का चेहरा धूमिल होने से थोड़ा कम माना जाएगा, लेकिन जब प्रचार करने के बावजूद हार होगी तो प्रधानमंत्री का चेहरा, जो हर तरह के हर चुनाव में काम आता था, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो आज जो देश की स्थिति है, संघ को लगा कि अगर राहुल गांधी के एजेंडे को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस देश के लगभग 60% ओबीसी को नज़रअंदाज करेंगे तो संघ का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा और बीजेपी का तो पड़ेगा ही। और इसी दूरदर्शिता के चलते राहुल गांधी की लकीर को बड़ी करते हुए उन्होंने जिस तरह से ओबीसी हक अधिकार, ओबीसी गणना की बात मानी है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे क्रियान्वित करेंगे?
आरएसएस और बीजेपी के बीच का संघर्ष, घमासान इतना बड़ा हो गया है कि हमें तो नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी टस से मस होंगे और आरएसएस की इस बात को मानेंगे। आरएसएस से बड़ा अपने को समझते हैं नरेंद्र मोदी, अपनी पार्टी को बड़ा समझते हैं और इसकी घोषणा भी जेपी नड्डा के जरिए चुनाव के समय करवा चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी आरएसएस की दूरदर्शिता को नज़रअंदाज करते हुए अपने ठसक पर, अपने अहंकार पर अड़े रहेंगे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने में देर नहीं लगेगी। मध्यावधि चुनाव के समय भी बन सकते हैं या फिर 2029 के चुनाव में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।